So in conic, important properties of conics। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पैराबोला से। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैराबोला के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो सकती हैं, देखो। तो एक तो मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होती है। देखो, इसको नोट डाउन करेंगे। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है? जैसे कोई हमारा पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट को अगर हम फोकस से मिलाते हैं, ठीक है, कोई पॉइंट हम यहाँ पे रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, है ना। ये पॉइंट है आपके पास 80 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। इस पॉइंट को अगर फोकस से मिला देते हैं, फोकस हमारा एस हो गया, दिस इज ए कॉमा 0, ठीक है। इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया ऐसे, और एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस तरह से। ये नॉर्मल मान लो यहाँ पर कट करता है आपका, और ये टेंजेंट टी पे कट करता है, ठीक है। टेंजेंट को थोड़ा सही से बना देते हैं। तो ये हमारी टेंजेंट है ना। इसी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है दोनों का, और ये टी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, राइट एंगल का, ठीक है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों, तो अगर एस, मतलब टी और एन को डायमीटर लेके एक सर्कल बना दे, तो टी और एन को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाएंगे तो वो कहाँ से पास होगा? इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। ऐसा बताओ। तो इसका मतलब कि ये रेडियस हो जाएगी, दिस डिस्टेंस, ठीक है, ये रेडियस हो जाएगी, और ये भी आपकी रेडियस हो जाएगी, और ये भी रेडियस हो जाएगी। तो एक चीज तो हमें पता चल गया यहाँ पे, क्या, कि टी एस इक्वल टू एन एस इक्वल टू पी एस, ये पी पॉइंट है आपका, ठीक है। और ये पी एस किसके बराबर होता है यहाँ पे? चलो कोई भी एक हम ऐसे डायरेक्ट, चलो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स भी बना देते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स पी एस किसके बराबर होता है? पीएम के भी बराबर होता है। तो ये किसके बराबर है? पीएम के। तो ये सारी चीजें, ये सारी लेंथ बराबर होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मेन चीज हमें प्रूव करना है वो क्या है, कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट हमारा पीएस, पीएस और पीएम का बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल आपको इक्वल प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे वो देखो, कि यहाँ पर देखो, इन ट्रायंगल पी टी एस, ये कैसा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस हो गया। बताओ, आइसोसेलेस है क्योंकि दो रेडियस बराबर होगी। तो यहाँ पर जो एंगल हमारा बन रहा है पी टी एस, दैट विल बी इक्वल टू एंगल टी पी एस, ठीक है। ये क्लियर है? अब देखो, जैसे हमने पी से इसको ड्रॉ किया है, ठीक है, पीएम जो ड्रॉ किया है, तो देखो एक चीज तो है कि पीएम इज पैरेलल टू एस टी, क्योंकि एक्सिस के पैरेलल है वो पीएम, परपेंडिकुलर डालते हैं डायरेक्ट एक्स पे। तो एक्सिस के पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल भी बराबर होंगे क्या? ये वाले अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? पी टी एस, पी टी एस इक्वल टू एंगल एम पी टी, एम पी टी, ठीक है। ये इक्वल आ गया। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, कि एंगल टी पी एस इक्वल टू एंगल एम पी टी। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट हमारा बाइसेक्टर हो गया इसके लिए, पीएम एंड पीएस के लिए। बोलो, ये आ गया समझ में? बताओ, आ गया क्या? यस सर। यस ठीक है। सर। तो अब इसका यूज हम क्या करेंगे, यहां से देखो, अगर ये बाइसेक्टर है, ठीक है, तो इसके हम सीधा अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे इधर एक्सटेंड कर दें इसको, इधर, तो आप देखो कि अगर ये इसका बाइसेक्टर है, तो दूसरा नॉर्मल भी हमारा इसका बाइसेक्टर हो जाएगा, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा। बोलो, नॉर्मल इस साइड वाले एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई एक्सिस के पैरेलल यहाँ से रे आती है,
इंसिडेंट रे है कोई, है ना, यहाँ पे एक रे आती है और वो पैराबोला से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एंगल नॉर्मल से सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट होती है ना, कोई भी रे है। हम मिरर में क्या पढ़ते हैं, मिरर में हम ये पढ़ते हैं कि इस मिरर का ये नॉर्मल है, तो यहाँ से अगर कोई रे आ रही है इस तरह से, तो वो जो रिफ्लेक्ट होगी, तो ये वाला एंगल रिफ्लेक्शन एंगल और इंसिडेंट एंगल ये दोनों बराबर होते हैं। बोलो, ये यस मिरर सर। है हमारा, ठीक है, ये मिरर है, प्लेन मिरर हो या कोई भी मिरर हो, है ना, उस पॉइंट पे हम देखते हैं, उस पॉइंट पे नॉर्मल के जो अगर एक साथ नॉर्मल के साथ जो इक्वल एंगल है उस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये रे अगर यहाँ से आती तो वो फोकस की तरफ जाएगी, फोकस से पास होगी। इसी तरह अगर फोकस से कोई रे आती है तो वो बाहर की तरफ पास होगी, ठीक है। ये समझ आ गया आप लोगों को। अब जैसे यहाँ से देख लो कि अब यही सेम चीज मैं अच्छा बाहर की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ, तो दो यहाँ पे प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या क्या बन जाएगी कि अगर मैं इसको अ, यहाँ एक्सटेंड कर देता हूँ ये वाला, तो बताओ यहाँ से जो बाहर की साइड से, पैराबोला का बाहर वाला साइड क्या है, ये आउटसाइड है, ठीक है, और ये वाला क्या था, इनसाइड है। आउटसाइड से एक्सिस के पैरेलल कोई रे आएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे हमें रिफ्लेक्ट होगी कि कहाँ से आ रही है, फोकस से, क्योंकि ये फोकस पी एस पे स्ट्रेट लाइन होगा ना यहाँ से, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ ये डायग्राम आ रहा है समझ में सही से। तो अपने को प्रॉपर्टीज क्या याद रखनी है, सबसे पहली चीज तो कि जो आपका टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होता है, बाइसेक्टर होता है, पी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं और फोकस को मिलाते हैं, तो इन दोनों लाइन सेगमेंट का के बीच का एंगल का बाइसेक्टर है टेंजेंट। और रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी फोकस से पास होने वाली रे आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्सिस से पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे, क्या लिखोगे, चलो, ए रे पैरेलल टू एक्सिस if reflected from parabola passes through focus, ठीक है, passes through focus। अब इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर फोकस से कोई रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जब अंदर साइड से कोई रे आती है। ऐसी बाहर साइड से अगर हमारे पास कोई रे आती है, ऑल्सो इफ रे पैरेलल टू एक्सिस आउटसाइड then reflected ray then reflected ray appears reflected ray appears to come from focus, ठीक है। नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज portion of tangent to parabola cut off cut off between directrix and curve subtend right angle subtend right angle at focus, ठीक है। ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, कोई भी पैराबोला है उसके लिए एनी टेंजेंट पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, दिस पोर्शन, ये हमारा ये पी पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट इज क्यू,
then PQ makes 90 degree at focus। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, इसका स्लोप निकाल के और इसका स्लोप निकाल के देखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, ये M1 है और ये M2 है, तो इसको हम करके देख सकते हैं, M1 M2 क्या आ जाएगा आपके पास, -1। ठीक है, ये ऑलरेडी हम थ्योरी पार्ट में पीछे प्रूव कर चुके हैं सर। ठीक है, तो नेक्स्ट ये नोट कर लो, और इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज, टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंट एट एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड intersect at right angle on the directrix, on the directrix, hence a circle on any focal chord as diameter touches the directrix। ठीक है, ये क्या है, देखो आपके पास कोई भी पैराबोला के लिए एक फोकल कॉर्ड को, अगर हम एनी फोकल कॉर्ड, ये हमारे पास फोकल कॉर्ड हो गई, फोकल कॉर्ड को अगर हम डायमीटर लेके एक सर्किल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इस तरह से, तो ये कहाँ पे टच करता है, डायरेक्ट्रिक्स पे। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स पे टच करता है, डायरेक्ट्रिक्स पे अगर फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट भी कहाँ मीट करती है, डायरेक्ट्रिक्स पे, और राइट एंगल पे मीट करती है। ठीक है, तो जैसे मान यस लो सर। कि हमारे पास फोकल कॉर्ड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 80 स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है, 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये वाले पॉइंट क्या होते हैं बताओ, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट हमें पता है, T1 T2 इक्वल टू -1 आया था रिलेशन। ठीक है, T1 T2 -1 किसके लिए था, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, A/T² कॉमा -2A/T। ठीक है, तो अब बताओ दो पॉइंट, ये हमारा T1 इक्वल टू क्या होगा, T1 T हो गया, देखो T1 इक्वल टू T हो गया, और T2 इक्वल टू क्या हो गया आपका, T2 इक्वल टू हो गया -1/T। ठीक है, तो बताओ इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने आपको बताए थे डायरेक्ट याद रखने को, क्या था, A T1 T2 कॉमा A T1 + T2। ठीक है, ये हम इंटरसेक्शन पॉइंट यस सर। डायरेक्ट याद, तो T1 T2 A की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, T1 T2 की वैल्यू -1, तो दिस कोऑर्डिनेट इज -A। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा, A T, 1/T। ठीक है क्या, तो यहाँ यस पे सर। देखो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वो हमेशा कहाँ, डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि देखो उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट -A आ गया, वो फिक्स है, तो वो कहीं भी हो इस पे ही लाई करेगा। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता कि ये सर्कल इसको टच करता है, तो वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे हमने इसको डायमीटर लिया है, तो बताओ इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकाल के देखो आप, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकाल के देखो, तो ये आ जाएगा AT -A/T। ठीक है, ये आएगा, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो देखो y कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब क्या है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है और उसको कोई भी सर्कल टच करता है, तो उसके टचिंग पॉइंट, और स्ट्रेट लाइन हमारी कैसी, वर्टिकल है, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो तो वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन को टच करने वाला कोई भी सर्कल होगा, तो बताओ उसके सेंटर का y कोऑर्डिनेट यही होगा जो यहाँ पर होगा। ठीक है, y कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, टेंजेंट है। क्लियर है क्या, ठीक है, तो अपने को क्या ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी टेंजेंट एट एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट्रिक्स, और कितना एंगल बनाती है, राइट एंगल बनाती है। ठीक है, देख लो इसको, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फोर्थ वन, एनी टेंजेंट टू पैराबोला
and perpendicular on it from focus meet at tangent at vertex। ठीक है, तो देखो क्या है, कोई भी पैराबोला की टेंजेंट पे अगर हम फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये कहाँ मीट करता है इसको, इस पॉइंट पे टेंजेंट एट वर्टेक्स, जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा टेंजेंट को उस पॉइंट पे मीट करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर हमारा एस है, a,0, ये प्रॉपर्टी सारे पैराबोला के लिए होगी। मतलब कोई अगर रोटेटेड है, मान लो कोई पैराबोला ऐसा बन रहा है हमारा, लेट्स ये टाइप का, ठीक है, तो सबके लिए होगा, इसका जहां भी फोकस होगा और जहां भी इसकी टेंजेंट एट वर्टेक्स होगी, कोई भी अगर हम यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसको परपेंडिकुलर कहाँ मीट करेगा, उसके टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, है ना, ये ध्यान रखेंगे अपन। इसको हमने प्रूव कर लिया है पहले। प्रूव कैसे किया था, एक तो मैंने आपको ये बताया था कि इसका स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप क्या जाता है, एम स्लोप है ना, इसका जो भी स्लोप हो, या आप पॉइंट लिख सकते हो, ये पॉइंट ले सकते हो कि टेंजेंट लिखो, टेंजेंट लिख के हमारा इस पॉइंट पे जो इंटरसेक्शन होगा और पीएस का जो हम स्लोप निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, -1/m। ठीक है, ये m होगा तो -1/m आ जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर कहाँ मीट करेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, ये आपकी क्या है, दिस लाइन इज टेंजेंट एट वर्टेक्स, और ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी टेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, सेमी लेटर सेक्टम of y square equal to 4x is harmonic mean, hm is harmonic mean between segment of focal chord। ठीक है, सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड। देखो कोई भी फोकल कॉर्ड है ना, फोकल कॉर्ड का जैसे मान लो कि ये पॉइंट हो गया हमारे पास पी एस क्यू, पी क्यू एक फोकल कॉर्ड है, तो सेमी लेटर सेक्टम क्या हो जाता है, सेमी लेटर सेक्टम बताओ, लेटर सेक्टम की लेंथ क्या होती है इसके लिए, बोलो, लेटर सेक्टम की लेंथ क्या थी, 4a, 4a नहीं थी क्या, तो सेमी लेटर सेक्टम क्या आ जाएगा, 2a। ठीक है, तो ये 2a आ जाएगा। अगर ये 2a आ गया हमारे पास, तो ये क्या है, हार्मोनिक मीन है किसका किसका, 2a इक्वल टू अपन ये बोल सकते हैं कि पीएस। ठीक है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2 नंबर का हार्मोनिक मीन 2ab/a+b होता है। बताओ, हार्मोनिक मीन ये होता है 2 नंबर का, तो पीएस 2ps इंटू एस क्यू डिवाइड बाई फोकल कॉर्ड के सेगमेंट क्या है, ये सेगमेंट है पीएस और एस क्यू, दिस विल बी पीएस प्लस एस क्यू। ऐसा कुछ क्वेश्चन भी किया था अपन ने पीछे। तो मतलब आपको क्या प्रूव करना है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या रिलेशन हो जाएगा, यहाँ पर जो रिलेशन आएगा वो हमारे पास ऐसा आ जाएगा, 1/PS प्लस 1/QS इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 2a। ठीक है, ये रिलेशन आ जाएगा, ये क्या है, हार्मोनिक मीन है, तो मतलब ये तीनों नंबर एचपी में हो जाएंगे। क्या क्या नंबर आपके पास, PS, 2a, QS आर इन एचपी। ठीक है, अब इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो ये लेंथ कितनी होगी, पीएस लेंथ हम लिख सकते हैं, पीएस लेंथ क्या होती है बताओ, a+at² आया था ना ये पीएस लेंथ, बताओ पीएस लेंथ हमने क्या निकाला था, a+at², और इसी तरह आप निकाल लो एसक्यू लेंथ, तो एसक्यू लेंथ क्या आ जाएगा, अब इसके लिए टी क्या होता है, इसके लिए टी क्या होता है, -1/t, क्योंकि फोकल कॉर्ड है तो T1 T2, अगर यहाँ पे टी है तो ये क्या हो जाता है -1/t, तो ये आ जाएगा आपके पास a+a/t²। ठीक है, अब
इसको आप पुट कर दो, कहाँ पुट करोगे, इसमें से पुट कर देते हैं चलो। तो 1/PS क्या आ जाएगा, a प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/QS क्या हो जाएगा, a प्लस ए बाई टी स्क्वायर। तो इसको ध्यान से कैलकुलेट करके देखो, तो क्या आ जाएगा ये 2 टाइम ऑफ, और ये हमारे पास 2 टाइम ऑफ, तो इस 1/a आ जाएगा, क्योंकि इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई ए 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा इक्वल टू 1/a, मतलब 2/2a, ठीक है। तो प्रूव हो जाएगा ये। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो लाइन से मतलब जो सेगमेंट होती है फोकल कॉर्ड की, वो सेगमेंट का जो HM होगा, हार्मोनिक मीन, दैट विल बी सेमी लेटर सेक्टम 2a, ठीक है। नोट डाउन करो इसको भी। नेक्स्ट थिंग इज 6 नंबर प्रॉपर्टी, एरिया वाला जो हमने पहले प्रूव किया था। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म by 3 points on parabola is twice of the area of triangle formed by tangents on these point, ठीक है। तो क्या है ये, देखो, कोई भी पैराबोला है, ठीक है, इस तरह का, इस पे हमने 3 पॉइंट ले लिया, कोई भी 3 पॉइंट रैंडम आप 3 पॉइंट ले लो, ठीक है। मान लो हमने ये पॉइंट ले लिया, पैराबोला को थोड़ा सा होना चाहिए मेरे ऊपर, हाँ, ऐसे, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, और एक पॉइंट ये हो गया। दिस पॉइंट इज PQR, ठीक है। इस PQR का जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या है, डबल है इसके टेंजेंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया का डबल, ठीक है। टेंजेंट्स इन पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास आ गए A, B एंड C, ठीक है। तो दिखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे बड़ा है, बट हमने प्रूव किया था एक बार, याद है तुम्हें, डिटरमिनेंट वाला जो प्रूव किया था मैंने, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। डिटरमिनेंट से प्रूव किया था इसको, है ना, 2 टाइम आ रहा था जो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें से आपको 3 पॉइंट दिए रहते हैं, इन पे टेंजेंट, तो टेंजेंट ड्रॉ करके फिर हम इंटरसेक्शन पॉइंट करके सॉल्व नहीं करेंगे एरिया। ये जो 3 पॉइंट PQR गिवन हो ना, इनका एरिया निकाल लो और उसका हाफ हो जाएगा ये वाला, आपको ये वाला पूछेगा, और 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे, ओके। तो नेक्स्ट एक और पॉइंट नोट करो, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज कांस्टेंट फॉर all points on parabola and is equal to semi later septum, semi later septum, ठीक है। देखो ये क्या है, सब नॉर्मल पता है आपको, एओडी पढ़ लिए हो, एओडी में सब नॉर्मल हमने किया था, क्या होता है कि कोई भी किसी पॉइंट पे अगर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, लेट्स ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इस नॉर्मल का जो प्रोजेक्शन होता है एक्स एक्सिस पे, यही तो सब नॉर्मल था ना, ठीक है, दिस पॉइंट। तो ये अगर M पॉइंट है, PM, और ये N पॉइंट है, तो आपको जो MN होता है ना, MN कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये बोले ना लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। तो इसको निकाल के देख लेते हैं अपन, बताओ क्या आएगा। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं अपन, 80² 280, ठीक है। और इससे हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या आ जाता है, y इक्वल टू -TX
प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखो कि ये आ गया हमारे पास, तो y इक्वल टू, और यहाँ पे n के कोऑर्डिनेट निकाल लो। n के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? n के कोऑर्डिनेट हमारे y तो 0 हो जाएगा, जैसे अभी हमने x कोऑर्डिनेट निकाले थे। x कोऑर्डिनेट देखो क्या आ जाएंगे आपके पास। x कोऑर्डिनेट इज x इक्वल टू फॉर n, x इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? 2a प्लस 80 क्यूब, 80 स्क्वायर हो जाएगा, t से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 80 स्क्वायर। तो n के कोऑर्डिनेट क्या है? n के कोऑर्डिनेट है आपके पास x इक्वल टू 80 स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, तो mn लेंथ कितना आ जाएगा? सब नॉर्मल, ये क्या है आपका सब नॉर्मल है, तो सब नॉर्मल इक्वल टू 2a, डिफरेंस तो कितना आ गया 2a, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है आपके पास सेमी लेटर सेक्टम के बराबर, सेमी लेटर सेक्टम। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट थिंग जो हम लिखने जा रहे हैं, नॉर्मल वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कितना कितना पॉइंट था लास्ट में हमारा? 7। ओके, नेक्स्ट इज 8, 8th पॉइंट। if okay if normal is drawn, normal is drawn from h comma k on parabola y square equal to 4ax। तो देखो हमारे पास क्या क्या कंडीशन आई थी। अगर h कॉमा k से 3 नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, तीन नॉर्मल, ये h कॉमा k है, ठीक है, h कॉमा k से 3 नॉर्मल हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे, और मिनिमम कम भी हो सकते हैं, अभी हम वो कंडीशन बताएंगे कि कब एक नॉर्मल होगा, कब दो नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो अगर 3 नॉर्मल एग्जिस्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हम ऑलरेडी लिख चुके थे। एक तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में कर चुके हैं। दूसरा, इन तीनों का स्लोप m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आया था। और साथ में y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 0 इन कोऑर्डिनेट्स के लिए। ठीक है, ये p q और r के लिए। तो ये तो सबको क्लियर है। ये क्या है? स्लोप्स ऑफ कंकरेंट कंकरेंट नॉर्मल्स। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अपन पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे, है ना, उसके थ्रू हम इसको देखेंगे। देखो क्या करना है आपको, कंडीशन फाइंड करना है। क्वेश्चन, फाइंड द लोकस फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम विच फ्रॉम विच algebraically algebraically three normal can be drawn in which two are same मतलब टू आइडेंटिकल, है ना। तो एक तरह से टू, दो सेम है तो एक डिफरेंट होगा, तो एक तरह से टू डिस्टिंक्ट अपन बोल सकते हैं इसको, टू डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब देखो इसको समझना है हमें कि ऐसा कब होगा। आप सोचो कि कोई भी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पर एक पॉइंट है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर, तो ये एक्सिस खुद ही होती है ना। एक ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो ऐसा होता है कि ये कुछ फिक्स डिस्टेंस तक यहाँ पे एक ही नॉर्मल बनता है, यहाँ से सेंटर से कुछ फिक्स डिस्टेंस तक एक ही नॉर्मल बनता है। 3 नॉर्मल वाली एक कंडीशन आती है जहाँ पे एग्जैक्टली 3 बन रहे होते हैं ऐसे। फिर उस पॉइंट के बाद ये पॉइंट होता है वैसे 2a, 0। ठीक है, अभी अपन कंडीशन से निकालेंगे। ये 2a, 0 है, तो 2a, 0 के बाद जैसे हम आगे जाएंगे, ठीक है, फिर हमारे सब जगह से 3 3 बनेंगे। मतलब आगे कहीं भी हम जाएंगे 3 नॉर्मल, एक तो नॉर्मल एक खुद है,
एक्सिस, फिर यहाँ पे कहीं भी, बट इसके पहले अगर कोई पॉइंट है तो फिर ये एक ही नॉर्मल बनता है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक ऐसा कर्व आ जाता है, इस तरह का कर्व। ठीक है, इस तरह का कर्व आ जाता है, तो इस कर्व के अगर बाहर पॉइंट है तब तो हमारे इस साइड, इस कर्व के इस साइड पॉइंट है, तो फिर क्या होगा, तीन नॉर्मल होंगे, रियल नॉर्मल, डिस्टिंक्ट। अगर इस कर्व पे ही लाई करेगा कहीं भी पॉइंट, तो वहां से हमारे पास दो सेम और एक डिस्टिंक्ट, है ना, दो सेम और एक डिस्टिंक्ट बनेगा। और अगर यहाँ पे इसके इधर कहीं भी है, मतलब इस साइड, तो यहाँ से सिर्फ एक ही नॉर्मल बनेगा। ठीक है, यूनिक नॉर्मल। तो इसकी कंडीशन देखो कैसे निकालेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसके थ्रू हम देखते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या था कि कंडीशन फाइंड करना है हमें, जिसके लिए, तो देखो कोई भी नॉर्मल लिखो आप स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म में नॉर्मल क्या होता है, y इक्वल टू, ठीक है, दिस इज y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। ठीक है, ये y m में क्यूबिक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ए एम क्यूब एंड प्लस टू ए माइनस एक्स एम। ठीक है, माइनस वाई इक्वल टू जीरो। क्लियर है? अच्छा, ये प्लस वाई आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसके तीन रूट हैं, क्या क्या, m1 m2 m3। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि आपको दो रूट सेम होने चाहिए। दो रूट सेम होने का क्या मतलब है कि दो स्लोप सेम हो जाए। ठीक है, दो स्लोप सेम हो जाए तो हम एक काम करते हैं, इसको दो स्लोप सेम कर देते हैं, इसको भी m ले लेते हैं और इसको भी m ले लेते हैं। ठीक है, और एक डिस्टिंक्ट हो जाएगा, ऐसा बनेगा। तो हमें एक कर्व निकालना है, इसका लोकस निकालना है कि उन पॉइंट्स का लोकस बताओ जहां से दो डिस्टिंक्ट, एक डिस्टिंक्ट और दो सेम, मतलब टोटल दो नॉर्मल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन समझ आ गई। तो हमारे पास क्या क्या रिलेशन होता है देखो, एक तो m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू जीरो होता है। यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, 2m इक्वल टू 2m प्लस m3 इक्वल टू जीरो, क्योंकि m1 m2 तो सेम हो गए ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, 2m प्लस m3 इक्वल टू जीरो, प्लस ऐसे दो दो करके इनका प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाएगा, m1 m2 मतलब m स्क्वायर प्लस m3 प्लस फिर अगेन m3 इक्वल टू क्या आएगा बताओ, ये तो हमारे पास 2a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हम h कॉमा के ले रहे हैं तो यहाँ पे h कॉमा के का लोकस क्या आ जाएगा आपके पास, चलो इसको मैं डायरेक्टली x में ही लिख देता हूँ, है ना, x में ही लिख देता है, ये आएगा अपॉन a आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, c अपॉन ए। इसी तरह तीसरा एक रिलेशन क्या मिलेगा, तीसरा रिलेशन तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, m स्क्वायर m3। ओके, तो दो तो सेम हो गए तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर m3 इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस वाई आ जाएगा। क्लियर है? बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो देखो ये क्या आ गया आपके पास, एक रिलेशन तो हमारे पास, अच्छा ये आ गया m3। तो इसकी जगह आप देखो m3 की जगह क्या पुट कर सकते हो, m3 की जगह हम यहाँ से -2m ले सकते हैं और इस -2m को यहाँ पर पुट कर दो आप। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, m क्यूब 2m क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा k। ठीक है, तो m की वैल्यू देखो क्या आ गई है आपके पास, अच्छा m अपॉन a भी आएगा यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, y अपॉन 2a टू होल पावर 1/3। यहाँ तक आ गया समझ में? जो कॉमन दो नॉर्मल की जो कॉमन स्लोप थी वो क्या आ गई, m इक्वल टू वाई बाई टू। इसको आप कहाँ पुट करोगे, इसमें पुट कर दो, तो ये एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा, वो लोकस हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के हमें m एलिमिनेट करना है, ये कंडीशन लगा के, ये कंडीशन है कि दोनों सेम है और एक डिस्टिंक्ट है, तो m एलिमिनेट कर देते हैं। चलो यहाँ पे m3 की जगह क्या लिखेंगे, -2m, तो लिख देते हैं एक बार, ये क्या बन जाएगा आपके पास, m3 की जगह -2m लिखेंगे, सो दिस विल बी, या फिर आप इसमें पुट कर दो, हाँ ये m की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इस इक्वेशन में अपने पास एक्स वाई में इक्वेशन आ जाएगी। इसमें पुट करोगे तो क्या बनेगा देखो, a y अपॉन टू ए का होल क्यूब है, तो ये सिर्फ y अपॉन टू ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस इक्वेशन वन में पुट कर रहे हैं, दिस इज इक्वेशन वन। ठीक है, इक्वेशन वन में पुट कर रहे हैं, तो 2a माइनस एक्स और m की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y अपॉन टू ए टू होल पावर 1/3। ठीक है, प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, जीरो, ये बन गया। अब यहाँ पर देखो क्या क्या रिलेशन आ रहे हैं आपका, एक तो ये कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, तो y/2a हो गया, y/2a हो गया, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास 2a माइनस एक्स, ठीक है, और दिस इज y/2a होल पावर 1/3 इक्वल टू, और इसको आप लिख दो, ये कितना हो जाएगा 3/2, y/2 प्लस y, दिस इज -3/2, 3y/2, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक लोकस आएगा आपके पास, क्यूब कर देते हैं अपन, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, दोनों साइड क्यूब करेंगे। अच्छा, ये माइनस को अंदर ले जाने के लिए हम x-2a लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास x-2a का होल क्यूब, ठीक है, x-2a का होल क्यूब, और ये y आएगा और इधर y² हो जाएगा। और कुछ आ रहा है क्या? x-2a का होल क्यूब, ये y होगा, और इधर देखो, इधर साइड आपके क्या आ जाएगा, टू का क्यूब, टू का क्यूब कितना होगा 8, तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, इसके साथ 4 और आएगा प्रोडक्ट में, यहाँ पे 4 और लिखो, ठीक है, दिस विल बी, चलो इसको मैं थोड़ा बोथ साइड स्क्वायर करोगे, माइनस को भी अंदर ले जाओगे, तो आपके पास रिलेशन जो बनेगा वो ये रिलेशन बनेगा, यहाँ पे लिख देता है 4x-2a का होल क्यूब इक्वल टू, ये कितना होगा 27, और 27a, और साथ में आपका y², क्योंकि y³ होगा तो एक कट जाएगा, y³ मतलब a² y² आ जाएगा। ये लोकस आ गया, इस कर्व को हमें ध्यान रखना है ना, ये कर्व हमारे लिए बहुत काम का है, क्योंकि इस कर्व के थ्रू हम देखेंगे कि कब दो नॉर्मल बनेगी, कब तीन नॉर्मल बनेगी, ठीक है। ये आ गया, ये कर्व आ गया हमारे पास, ठीक है, इसको एक बार लिख लो, फिर मैं इसमें अब देखो यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा, कंडीशन क्या हुई, कंडीशन ये होगी कि अब एक्स वाई की रियल वैल्यू होने के लिए हमारा देखो, क्योंकि राइट साइड तो क्या है, पॉजिटिव है हमेशा, राइट साइड तो पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब इस वाले के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 2a, बताओ, एक्स ग्रेटर देन 2a, तो ये एक कर्व बन गया। इस कर्व को अगर हम ड्रॉ करेंगे ना, इसी डायग्राम में अगर इस कर्व को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो देखो कैसा बनेगा, ये कुछ इस तरह का बनेगा, ऐसा, ठीक है, इसको कट करके ऐसे जाएगा, और यहाँ से ऐसे, तो ये कर्व हमारा, इस कर्व का इक्वेशन जो आया ना, वो ये इस कर्व को डिनोट करेगा, तो इसका मतलब इसके किसी भी पॉइंट पे, अगर हम किसी भी पॉइंट से h के, मान लो ये पॉइंट है, h के पॉइंट से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो दो नॉर्मल बनेंगे, मान लो एक ये हो गया और एक कहीं नीचे बन जाएगा ऐसे, ठीक है, तो ये इनमें से कोई दो होंगे जो आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो आपको दिखेंगे कितने, टोटल दो दिखेंगे डिस्टिंक्ट, टोटल तो 3 नॉर्मल होते हैं, बट उसमें से दो सेम हो गए, ठीक है, तो एक मिनट रुको, तो इस कर्व को हम दोबारा बनाएंगे नेक्स्ट पेज में, और वहां पे देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन है, ठीक है, तो ये हमारा इस तरह का पैराबोला, स्ट्रेट लाइन ये हो गई, और ठीक है, यहाँ पे बना के देख लेंगे, ये पैराबोला यहाँ से मान लो ऐसा बन रहा है आपका, ठीक है, दिस पैराबोला इज y² इक्वल टू 4ax, इसमें से ये पॉइंट है x इक्वल टू 2a, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट में लिख देता हूँ, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2a, 0, ठीक है, इस पॉइंट से एक कर्व बनता है, इस तरह का कर्व है, जो हम पीछे एक कर्व का इक्वेशन निकाले थे, ये ऐसा कुछ कर्व है, ठीक है, इस कर्व का इक्वेशन, अब देखो राइट साइड इधर आपका क्या होगा कंडीशन, 4h-2a, ठीक है, h-2a का होल क्यूब ग्रेटर देन, और इधर राइट साइड लेफ्ट, इधर क्या आता 27a/², ठीक है, ये होगा इस साइड के लिए कंडीशन, कि अगर हमारा h, देखो h की वैल्यू अगर 2a से ज्यादा हो गई, h क्या है, x है वैसे, है ना, h की जगह x लिखेंगे, ठीक है, तो ये राइट साइड वाली वैल्यू, मतलब लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ज्यादा होगी, अगर हम यहाँ जाते हैं, यहाँ जाने का मतलब है कि x इज ग्रेटर देन 2a, ठीक है, x अगर ग्रेटर देन 2a है तो ये आ जाएगा, तो तीन रियल वैल्यू कब होंगी, जब आपका x ग्रेटर देन 2a हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो भी पॉइंट होंगे, इस पे जो भी पॉइंट होंगे, यहाँ से तीन रियल नॉर्मल बन रहे होंगे, ऐसे और इधर, ठीक है, बट अगर ये वैल्यू हमारी
इक्वल है तो मतलब ये लोकस हो जाएगा इस पॉइंट के, इसके लिए तो क्या हो जाएगा 4x-2a का होल क्यूब इक्वल टू 27ay²। और लेफ्ट साइड आपका क्या आ जाएगा 4x-2a का होल क्यूब लेस देन 27ay²। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस साइड क्या होगा 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल। ठीक है, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल। और इस साइड जो इस कर पे है, इस कर पे क्या होगा 3 रियल नॉर्मल। 3 रियल नॉर्मल तो होंगे, उसमें से 2 सेम 1 डिफरेंट। आ गई बात समझ में? तो वो हमें दिखेंगे तो एक ही दिखेगा ना। अगर हम इससे कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करें तो दो सेम हो जाएंगे, मतलब दो की स्लोप सेम होगी, दोनों दोनों इसको मतलब आइडेंटिकल हो गए इस तरह से। और तीसरा एक और कहीं बन गया ऐसा, ये वाली कंडीशन होगी। ठीक है, अब लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड क्या होगा, इसमें से सिर्फ आपका एक नॉर्मल होगा, एक नॉर्मल होगा। तो वन रियल एंड 2 इमेजिनरी। इमेजिनरी तो हमें नहीं, तो 1 रियल, इमेजिनरी तो काउंट नहीं करना है, तो 1 रियल काउंट होगा सिर्फ। तो देखो क्यूबिक इक्वेशन है, उसके क्या क्या केसेस हो सकते हैं, या तो तीनों रूट्स रियल हो, वो तो ये वाला कंडीशन हो गया, या फिर दो इमेजिनरी एक रियल होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि दो रियल एक इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिनरी तो पेयर में आते हैं ना हमेशा। इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, पेयर में आते हैं, इसलिए हमें ये पता है कि 1 रियल 2 इमेजिनरी वाला कंडीशन होगा। और तीनों रियल में से दो कंडीशन है, दो आइडेंटिकल तीनों। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर हम देखें, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे देखें, तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों आइडेंटिकल होंगे। इस पॉइंट के लिए अगर हम बात करें ना, तो तीनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, यहीं से पास होंगे। ठीक है, तो फॉर दिस पॉइंट 3 आइडेंटिकल, आइडेंटिकल एंड रियल। ठीक है, अगर तो इसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी कि x इक्वल टू 2a होना चाहिए, और साथ में ये वाला y भी 0 हो जाना चाहिए। तो इसी एक सिंगल पॉइंट के लिए ये होगा कि तीनों आइडेंटिकल हो जाए। ठीक है, बना लो इस डायग्राम को, बस हमें कर्व ध्यान रखना है। ठीक है, x इक्वल टू 2a। और चार केस बन गए टोटल, एक राइट साइड 3 डिस्टिंक्ट वाले, फिर 2 डिस्टिंक्ट, टू सेम एंड एक डिस्टिंक्ट, और तीनों आइडेंटिकल। और ये हो गया 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी। टोटल 4 केसेस हैं, इसको ड्रॉ कर लो। तो कंडीशन अगर आपसे पूछी जाए कि रियल 3 रियल नॉर्मल के लिए क्या कंडीशन है, तो कंडीशन आप क्या बोलोगे, h ग्रेटर देन 2a एंड दिस इनइक्वालिटी शुड बी फॉलो। ठीक है, बना लो इसको। तो ये हमारी पैराबोला की मेजर जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अब ये एलिप्स के लिए करेंगे अपन, है ना। सो एलिप्स के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी बताओ। एक मैंने आपको ये पढ़ा है कि पी पॉइंट लेट पी पॉइंट ऑन द एलिप्स। ठीक है, पी पॉइंट ऑन द एलिप्स। तो पी एस प्लस फोकल डिस्टेंसेस का सम कौन क्या था, कांस्टेंट था, किसके इक्वल था, 2a के इक्वल। ठीक है, तो एक तो पहली चीज तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा इसमें भी आपका रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी वो देख लो। ठीक है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ना, ये हमने पहले नहीं करी है। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी इसकी भी क्या होती है, देखो कोई भी इस तरह का एलिप्स है। ठीक है, एलिप्स के किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरह से हमने टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब आप देखो कि इसके फोकस यहाँ पर कहीं फोकस होगा। ठीक है, फोकस से इस पॉइंट को मिलाएं, और इस इसके बाद हम दूसरे फोकस को इस पॉइंट से मिलाएं, दूसरे फोकस को इस पॉइंट से मिलाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो पी एस और पी एस डैश, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इनका एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाता है, ये नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये डिस्टेंस निकालेंगे हम और ये डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों का रेशियो देखेंगे। अब देखो ट्रायंगल में हमारी ये वाली प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई कोई लाइन है ना, या कोई भी पॉइंट है जो सामने वाली साइड को, बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको उसमें पढ़ाया था ना,
स्ट्रेट लाइन में कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली साइड को इस रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे आपका ए बी एंड सी ट्राइंगल है, तो दिस साइड इज सी एंड दिस साइड इज बी, तो ये क्या हो जाता है, सी रेशियो बी में डिवाइड होता है। बोलो ठीक है। यस सर। तो इसी के थ्रू हम इसको प्रूव कर लेंगे, है ना। तो इसी के थ्रू अपन प्रूव कर लेंगे, तो ये वाला जो होगा ना, दिस पार्ट और दिस, इन दोनों का रेशियो, मतलब यहाँ पे अगर ये n है और ये t है, ठीक है, तो देखो जो आपका रिलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, s डैश n अपॉन एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस डैश डिवाइड बाई पी एस। ठीक है, ये रिलेशन आ जाएगा। इसको हम, इसके थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या हो जाएगा आपका, बाइसेक्टर हो जाएगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और जो टेंजेंट हो जाएगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, जो यहाँ पे टेंजेंट है, अब जैसे इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं बाहर की तरफ, ओके, हाँ, चलो इसको मैं बाहर की तरफ ऐसे अगर एक्सटेंड कर दूं, ये एस पी को, तो एस पी हमारा ये हो जाएगा, तो ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, एक्सटर्नल एंगल, उसका बाइसेक्टर क्या होगा, टेंजेंट होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, सो नॉर्मल, यहाँ पर लिखेंगे अपन, नॉर्मल एट पॉइंट, एट पॉइंट पी ऑन एलिप्स बाइसेक्ट, बाइसेक्ट एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन फोकल रेडियस या फोकल रेडियाई। ठीक है, ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, एंड टेंजेंट, एंड टेंजेंट बाइसेक्ट एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल बिटवीन फोकल रेडियाई। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि अगर ये बाइसेक्टर है, तो आप सोचो कि रिफ्लेक्शन इसमें क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, अगर कोई भी कॉर्ड है, कोई भी इधर से आने वाली, एक फोकस से आने वाली रिफ्लेक्ट रे, कोई इंसिडेंट रे है, और पी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे फोकस की साइड जाएगी। ठीक है, बताओ, या इस वाले फोकस से कोई आने वाली रे रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे फोकस के पास होगी। ठीक है, तो ये आ गया समझ में, बताओ। तो इंसिडेंट रे यहाँ पर लिखेंगे, इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम, coming from a focus after reflection, after reflection at ellipse passes through, passes through other focus। ठीक है, लिखो इसको। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो फटाफट, थर्ड वन, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर segment from focus या foci on any tangent, on any tangent is b square। ठीक है, देखो ये क्या है, कोई भी एलिप्स है इस तरह का, ठीक है, एलिप्स के लिए है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कोई एलिप्स है ऐसा, एलिप्स कहाँ बन रहा है, ठीक है, तो एलिप्स के किसी भी टेंजेंट पे, मान लो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी है, ये टेंजेंट है आपकी, इसके फोकस से यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एस, एस पी। ठीक है, और दूसरे फोकस से इस पे परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, ये हो गया हमारे पास एस डैश पी, एस डैश क्यू, इसको एस डैश क्यू ले लेते हैं।
ठीक है। तो इन दोनों लेंथ का जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है हमारे पास, एस पी इंटू एस डैश क्यू इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें ध्यान रखने हैं, है ना। अब ये रिजल्ट कैसे आएगा, कोई भी टेंजेंट अपन लिख लेते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, फिर इस फोकस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे मान लो पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारी ये टेंजेंट क्या आ जाती है, ये आ जाती है आपके पास एक्स बाई ए, ओके, एक्स बाई ए, ठीक है, और cos थीटा प्लस बी बाई वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब ए कॉमा जीरो से और एक बार माइनस ए कॉमा जीरो से परपेंडिकुलर डालेंगे और इनकी लेंथ लिखेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ लिखेंगे, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। तो अपने को प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, कैसे करना है आ गया क्या समझ में, तो हमें रिजल्ट ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसको मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है क्योंकि हमें रिजल्ट पता रहेगा, हमें रिजल्ट ही काम आएगा। ठीक है, तो फोर्थ वन, इसमें भी वो पोर्शन बिटवीन द टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वाला जो था पैराबोला में, सो वो इधर भी होगा, पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड राइट एंगल एट करस्पॉन्डिंग फोकस। ठीक है, तो देखो कोई भी एलिप्स है इस तरह का, ठीक है, इस एलिप्स के किसी टेंजेंट का, ये टेंजेंट है, टेंजेंट का और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो पोर्शन है, ये पोर्शन है, मान लो ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, तो ये पी क्यू फोकस पे क्या बनाएगा, यहाँ पे फोकस है एस, राइट एंगल करस्पॉन्डिंग फोकस पे। ऐसे ही दूसरे वाले फोकस पे जो इधर बन रहा होगा पोर्शन दूसरी डायरेक्ट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग, मतलब दिस पोर्शन, ये राइट एंगल बनेगा। ठीक है, आ गया समझ में, इसको हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में किया था, बोलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक और लिखो, नोट करते रहो इसको फटाफट, है ना। सर्किल ऑन एनी फोकल कॉर्ड, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं, है ना, दोबारा रिपीट हो रही हैं। सर्किल ऑन एनी फोकल रेडियस एज डायमीटर एज डायमीटर such as auxiliary circle। ठीक है, देखो ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, इसको एक बार समझ लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास, अगर कोई भी एलिप्स है, एलिप्स की फोकल रेडियस तो ये होगी, फोकल रेडियस को हम डायमीटर लेके एक सर्कल बनाएंगे, वो सर्कल कहाँ पे इसको टच करेगा, इसके ऑक्सिलरी सर्कल पे। ठीक है, इस तरह से, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल। अब ये देखो दो सर्कल हो गए, इसका मतलब अगर दो सर्कल के इंटरनली टच करने का कंडीशन क्या होता है, जो C1 C2 का डिस्टेंस हो, ठीक है, C1 C2 का डिस्टेंस होना चाहिए, वो आपका क्या होना चाहिए, R1 माइनस R2 के डिफरेंस के बराबर। बताओ, ये आता है। ठीक है, यही कंडीशन है ना दो सर्कल के इंटरनली टच करने का, बोलो बोलो भाई, कुछ रिस्पॉन्स करो, क्या सुनाई दे रहा है तुम्हें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, C1 C2 जो इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस होनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, दोनों के रेडियस के बराबर। तो बाहर वाले की रेडियस तो हमें पता है कितना है, ऑक्सिलरी सर्कल की रेडियस तो क्या होती है आपके पास, ऑक्सिलरी सर्कल की रेडियस पता है ना, क्या होती है, ए, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास C1, ये कोऑर्डिनेट निकालेंगे, अच्छा इसके कोऑर्डिनेट तो हमें पता है क्या है, ए कॉमा जीरो, और इसके कोऑर्डिनेट भी पता है,
इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, a cos थीटा, ठीक है, कॉमा b sin थीटा, ठीक है, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। अब इसकी रेडियस निकाले, छोटे वाले की रेडियस निकाल लेते हैं अपन, मान लो, या सेंटर, सेंटर क्या हो जाएगा इसका बताओ, सेंटर C1 तो हमारे पास क्या है 0,0 है, और C2 क्या हो जाएगा, C2 हमारे पास आ जाएगा ए प्लस a cos थीटा डिवाइड बाई 2 कॉमा b sin थीटा डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिया, सेंटर मिल गया। और ये फोकल डिस्टेंस क्या होती है, फोकल डिस्टेंस आपको पता है क्या होती है, बताओ, फोकल डिस्टेंस हमने ऐसे निकाली थी, ए माइनस ए कॉस थीटा, ये आया था कहीं, ए माइनस आया था, ए प्लस आया था, बताओ, माइनस आया था, है ना, क्योंकि ए कॉस थीटा में से, अच्छा, ए कॉस थीटा माइनस ए ही था। बोलो, ये फोकल रेडियस हमें पी एस इक्वल टू ई पी एम करके सॉल्व किया था। पी एस इक्वल टू, देखो, ये जो फोकल रेडियस होती है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की, वो किसके बराबर होती है, ईपीएम के बराबर, ठीक है। तो पी एस इक्वल टू ईपीएम, ये हमने निकाला था पहले, अब देखो फिर से एक बार निकाल लेते हैं। तो पीएम क्या हो जाएगा आपके पास, ए बाई ई माइनस, और ये ए कॉस थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा पीएम लेंथ। तो यहाँ से क्या आ रहा था आपका, तो जो रेडियस आ गई, आर वन रेडियस क्या है, आर वन तो आपका ए हो गया, आर टू क्या हो गया, आर टू आ जाएगा हमारे पास ए माइनस ए कॉस थीटा। क्लियर है क्या। अब जब आप इसको डिस्टेंस निकाल के देखोगे, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी क्या, C1 C2 के जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपकी किसके बराबर हो जाएगी, R1 माइनस R2 के डिस्टेंस के बराबर। इसको अपन ऐसे करके देख सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई भी फोकल रेडियस को डायमीटर लेके हम सर्कल बनाएंगे तो वो किसको टच करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल को। पैराबोला में सेम प्रॉपर्टी थी, उसमें क्या हो रहा था कि अगर हम किसी फोकल रेडियस को डायमीटर लेके अगर ड्रॉ करते हैं तो वो किसको टच करता है, टेंजेंट एट वर्टेक्स को, ठीक है। तो पैराबोला में जो टेंजेंट एट वर्टेक्स थी वो ऑक्सिलरी सर्कल का काम करती थी एक तरह से, टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑक्सिलरी सर्कल, और ये क्या था, डायरेक्टर सर्कल। क्योंकि दूसरी और जो प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम फोकस से किसी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कहाँ मीट करती है, एक ये वाली भी प्रॉपर्टी अपन ने करी है कि फोकस से अगर हम टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो ऐसे कहाँ मीट करती हैं, ऑक्सिलरी सर्कल पे। ये किया था बताओ, ठीक है। तो वही सेम चीज हमने पैराबोला में किया था। पैराबोला में क्या था कि फोकस से अगर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कहाँ, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे मीट करता है। तो एक तरह से टेंजेंट एट वर्टेक्स जो है ना पैराबोला के लिए, वो क्या, ऑक्सिलरी सर्कल का काम कर रहे हैं। बताओ, ये आ गया समझ में। तो हम प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे, बोलो, यस सर। यस सर। ठीक है, इसको ध्यान रख लेंगे, नोट कर लो इसको, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा हाइपरबोला की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी नोट करेंगे, ठीक है। सो हाइपरबोला की प्रॉपर्टीज में सबसे पहला नंबर आपका वही डिफरेंस, फोकल डिस्टेंसेस का डिफरेंस किसी पॉइंट के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, पी एस माइनस पी एस डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 2a, ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। किसी भी पॉइंट, अच्छा, हाइपरबोला है ना, हाइपरबोला के लिए मैंने आपको ये प्रूव किया था कि हाइपरबोला की दूसरी डिफिनेशन थी ये कि किसी भी पॉइंट से, हाइपरबोला क्या होता है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसके फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। ये पी एस डैश हो गया, और ये पी है, और ये एस हो गया, ठीक है। दूसरा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज है, ये लिख दो, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई फोकाई टू एनी, फ्रॉम फोकाई टू एनी, to any tangent and tangent is auxiliary circle, ठीक है। auxiliary circle like parabola ellipse, लिखेंगे like parabola auxiliary
सर्कल। लाइक पैराबोला एंड एलिप्स। ठीक है, ये सेम चीज पैराबोला में भी थी, एलिप्स में थी। क्या है कि कोई भी अगर आपके पास हाइपरबोला है, ठीक है, और हाइपरबोला से फोकस से किसी टेंजेंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर कहाँ मीट करेगा, इसके ऑक्सिलरी सर्कल पे। ऑक्सिलरी सर्कल कहाँ था, यहाँ पे। ठीक है, तो किसी भी फोकल से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो ऑक्सिलरी सर्कल पे मीट करेगा। थर्ड पॉइंट, पोर्शन बिटवीन, वही वाला पोर्शन बिटवीन टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, सो पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड, सबटेंड राइट एंगल, राइट एंगल एट फोकस। ठीक है, ये तो कॉमन है सबके लिए, एट फोकस। तो कोई भी अगर हाइपरबोला है इस तरह का, ठीक है, इस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ये टेंजेंट मान लो ऐसे है, और यहाँ से आपका डायरेक्ट्रिक्स होती है, तो ये जो एंगल बनेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इसके बीच में, यहाँ पे क्या बनेगा, राइट एंगल। ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये तीनों नोट कर लो, फिर मैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज की बता देता हूँ। एक और प्रॉपर्टी बचेगी। सो नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। देखो, जैसे हमने एलिप्स में किया और पैराबोला में किया, सो फोर्थ प्रॉपर्टी इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो डायग्राम में पहले इसको समझेंगे, है ना। डायग्राम में कोई भी हाइपरबोला है इस तरह का, ठीक है, और इसके किसी पी पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एक, ऐसे, ठीक है, और एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये, तो जो ये जहां भी मीट करते हैं, अब इसके फोकस से इसको अगर मिला दें, ठीक है, फोकस से अगर मिला देंगे और दूसरे फोकस से इसको मिला देते, दूसरे फोकस से इसको मिला देते, तो ये पी एस हो गया एंड ये पी एस डैश हो गया। ये वाला जो एंगल है ना, फिर से बाइसेक्टर बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमने एलिप्स में किया था, तो एलिप्स में क्या था कि जो नॉर्मल था वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था, यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट हो गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। इसी तरह से अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ पे मान लो, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो ये वाला फाई एंगल हो जाएगा और ये वाला भी आपका फाई एंगल हो जाएगा। तो मतलब अभी जो नॉर्मल है वो क्या हो जाएगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे हेयर टेंजेंट, टेंजेंट इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल made by, made by joining P टू फोकाई। ठीक है, इन दोनों फोकस से ज्वाइन करके जो बन रहा है, एंड जो आपका नॉर्मल है वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एंड नॉर्मल इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, नॉर्मल हमारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गया। इसका मतलब हमें यहाँ से एक चीज पता चल गई कि कोई भी अगर देखो आ, इसके यहाँ से अगर कोई रे आएगी, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, बताओ रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगी, हाइपरबोला से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि नॉर्मल तो ये है ना, नॉर्मल से सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट होती है। तो मतलब अब जो रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे, वो आपको अपीयर होगा कि जैसे फोकस से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
रिफ्लेक्ट रे, ठीक है, इसको नोट करके लिखेंगे, रे कमिंग फ्रॉम वन फोकस, ठीक है, कमिंग फ्रॉम वन फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब देखो जैसे ये वाला है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद जैसे एस इससे कोई रे आ गई, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे अपीयर होगी आपको कि जैसे दूसरे फोकस से आ रही है, ठीक है। तो आप आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर अपीयर कमिंग फ्रॉम अपीयर कमिंग फ्रॉम अदर फोकस, ठीक है, अपीयर कमिंग फ्रॉम अदर फोकस। ठीक है, इसको लिख लेंगे, ये हमारी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी है, क्या है देखो, इसके लिए कोई भी हाइपरबोला हो और एक मान लो आपके पास एलिप्स है, ये दोनों कनफोकल है। कनफोकल मतलब जिनका फोकस सेम है, ठीक है। कनफोकल का मतलब है कि जिनका फोकस सेम है, इसका फोकस और इसका फोकस सेम है। इसका मतलब कि अगर हम एलिप्स के लिए देखें, इफ देखो, इफ एलिप्स एंड हाइपरबोला आर कनफोकल, देन, ठीक है, देन दे इंटरसेक्ट, दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है। तो इन ये ऑर्थोगोनल होता है, अगर कॉन्फोकल है तो ये ऑर्थोगोनल होते हैं। ये हमें अब देखो कैसे पता चलेगा, ये ऑर्थोगोनल है, जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो हम निकाल के देख सकते हैं। बट हम इसके लिए एक रिलेशन है, वो देखो कि रिलेशन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में जो आपसे पूछता है, कि अगर देखो दोनों के लिए मान लो हमने ये एलिप्स ले लिया कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, और एक हाइपरबोला लेट कर लो कि ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन हो गया, ठीक है। तो और इसका ई कुछ भी आप ले सकते हो, इसका ई आ जाएगा, मान लो इसको कैपिटल ए मान लेता हूँ, इसका ई और इसका ई स्मॉल ई, ठीक है। तो एलिप्स के लिए क्या रिलेशन होता है बताओ, ये होता है बी स्क्वायर इक्वल टू, एलिप्स का जो रिलेशन है वो हम पुट करेंगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर ई स्क्वायर निकालोगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर, ये रिलेशन क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, बताओ, ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अगर हमने हाइपरबोला में ये रिलेशन लगाया तो ये आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे कैपिटल ले लेते हैं, और दिस इज ई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। दोनों के फोकस सेम है, वो फोकस सेम है मतलब फोकस क्या होगा, ए इक्वल टू कैपिटल ए, ठीक है, इनका स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा ऐसा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों को जब इक्वल करोगे आप तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अच्छा ये यही आ रहा है क्या रिलेशन बताओ, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ से आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट फिक्स रहेगा, ये कांस्टेंट फिक्स रहेगा, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये के स्क्वायर है, ठीक है। इस कांस्टेंट को आप के स्क्वायर पुट कर दो, तो बताओ बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, के स्क्वायर माइनस स्मॉल बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाइपरबोला के लिए। तो यहाँ से एक रिलेशन बन जाता है, वो रिलेशन क्या है देखो, इफ, यहाँ पर लिखेंगे फिर नोट कर लेना, इफ एलिप्स
एलिप्स हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है इक्वल टू 1 एंड और ऑर्थोगोनल हाइपरबोला. सो ओके, देन ऑर्थोगोनल हाइपरबोला. ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एंड दिस इज बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये क्या आया था हमारे पास, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये दोनों पेयर जो होंगे ये हमेशा क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे. अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि के आपका ए से बी के बीच में लाई करना चाहिए. ठीक है, के आपका क्या होगा, ए से बी के बीच में लाई करना चाहिए, तो पॉजिटिव होता ही है. ठीक है, तो जैसे मान लो एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक, है ना, कि आपको बताना है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर ऑर्थोगोनल. ठीक है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर ऑर्थोगोनल, इसमें से ऑप्शन पहला आपको चेक करना है कि ऑर्थोगोनल कौन सा होगा, जिस जो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा, मतलब दिस कंडीशन जो हमने ऊपर लिखी है कि, तो यहाँ पे चलो एक एग्जांपल लिख लेते हैं. जैसे मान लो आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 100 है पहला ऑप्शन, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इक्वल टू 1. ये एलिप्स हो गया एंड हाइपरबोला हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 19 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 17 इक्वल टू 1. तो क्या ये ऑर्थोगोनल होगा, देखो हम कैसे चेक करेंगे कि ये ए स्क्वायर है और ये क्या है आपके पास ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर. तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ इनका डिफरेंस क्या होगा, 100 माइनस 19 मतलब ये आ गया हमारे पास कितना, 81 मतलब 9 स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा हुआ है और दूसरे वाला क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन 64 बी स्क्वायर. और ये क्या, ये लिखा हुआ है क्या, ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर. अगर ये ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है तो दूसरा के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है क्या. देखो के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, के स्क्वायर कितना हो गया 81 माइनस बी स्क्वायर मतलब 64, ये 17 आ रहा है क्या. ठीक है, तो बताओ ये पेयर हमारा ऑर्थोगोनल हो जाएगा क्या, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ऊपर वाली कंडीशन हमें देखना है. यस सर। ठीक है, बताओ ये ऑर्थोगोनल पेयर हैं, तो ऐसे हम ऑप्शन में चूज कर लेंगे जो भी हमारा पहला ऑर्थोगोनल हो गया. इसी तरह और एग्जांपल हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 49 इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन 17 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 15. इसको बताओ ये ऑर्थोगोनल है क्या, एक बार इसको चेक करके देखो, ये सेम प्रॉपर्टी अगर फॉलो करता है तो ये ऑर्थोगोनल होगा ये भी. मतलब इन कनफोकल भी होंगे और ऑर्थोगोनल भी होंगे, इसके लिए ये कंडीशन है कि मतलब आपका एलिप्स जो होगा और हाइपरबोला होगा, कनफोकल होगा और जहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे राइट एंगल पे कट करें. बताओ ये ऐसा फॉलो कर रहा है क्या, चेक करो जरा, सही है क्या. बोलो, आ रहा है क्या इसमें से, बताओ डिफरेंस बराबर आ रहा है क्या. सर नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है देखो, इसमें से 81 है, 81 में 17 सब्सट्रैक्ट करके देखोगे तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64. ठीक है, तो ये है आपका ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर कितना 81. ठीक है, सर तो आ गया, सर आ 8 गया। आ गया ना, 8 स्क्वायर देखो, ये क्या है 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर लिखा हुआ है और दिस इज 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर. ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एंड बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी ऑर्थोगोनल है. बोलो, यस सर। ठीक है, ओके. तो इसको नोट करना, तुम बाद में नोट करना पीडीएफ से, है ना, एक पॉइंट और लिख दे रहा हूँ. ठीक है, बोलो, ठीक है, इसको पीडीएफ से नोट कर लेना तुम. और यस सर।
एक और लास्ट पॉइंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, ये भी लिख लो आप। प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कितना नंबर लिखा था आपने, जो भी हो, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला circumscribing a triangle also passes through orthocenter of triangle, ठीक है। if T1, T2, T3 are vertex of triangle, then orthocenter of triangle क्या हो जाएगा आपके पास, -C/T1, T2, T3 and -C T1, T2, T3, ठीक है। ये ऑर्थो सेंटर है, ये भी आपका कहाँ लाई करेगा, उसी हाइपरबोला पे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मान लो आपके पास ये वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये क्या है, xy इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसे ही, तो इसके कोई भी 3 पॉइंट है T1, T2, T3, तो इनका जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, अल्टीट्यूड्स का परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ से मान लो अल्टीट्यूड्स ड्रॉ किया, तो जो ये हमारा मिलता है, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -C/T1, T2, T3, -C T1, T2, T3। अगर आपको किसी भी हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में 3 पॉइंट ऐसे T1, T2, T3 दिए जाए, दिस पॉइंट इज T1, T2 एंड T3, तो हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट उसका ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हो, ठीक है। बोलो। यस सर। अच्छा, ठीक है, चलो इसको नोट कर लेना। तो